पाकिस्तान के मामलात पे बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामलात से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला, अरशद शरीफ साहब को जिस तरह बेईमाना तौर पे कत्ल किया गया। हमारे भाई थे, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी का एक वेटरन जर्नलिस्ट थे कीनिया के अंदर। उस हवाले से थोड़ी सी बात शुरू में करना चाहूँगा। कीनिया की अदालत ने जो है वो अरशद शरीफ साहब के कत्ल को गलत शनाख्त का नतीजा करार देने का जो कीनिया की पुलिस का दावा था उसको रद्द कर दिया है, और इसके अलावा कुछ हर्जाना भी फैमिली को अदा किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरशद शरीफ साहिबा की अहलिया, उनकी बेवा जवेरिया सिद्दीकी साहिबा। उनसे ज़रा शुरू में जान लेते हैं क्या हुआ। जवेरिया साहिबा, बहुत वार्म वेलकम वंस अगेन। आपके साथ भरपूर यकजहती है, और ये बताइए कि जो कीनिया की अदालत में रिसेंट फैसला आया है, ये केस आपने किया हुआ था, ये केस की डिटेल्स क्या है थोड़ा बताइए, और इसके अंदर अब इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है कीनिया के अंदर दोबारा से? जी, मैंने पाकिस्तान में ये देखा था कि यहाँ पर जो है वो इंसाफ का अमल सुस्त रवि का शिकार है, और अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में भी अदलिया से ही उम्मीद लगाई थी कि वो इन्हें इंसाफ देंगे, लेकिन शायद ये उनकी गलती साबित हुई और उनको इंसाफ नहीं मिला। उनको मजबूरन मुल्क छोड़ना पड़ा, और बाद में फिर उनको जो है वो बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया गया जैसे पाकिस्तान में उनको धमकाया गया था। तो जब मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की अदालतें बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है, शायद लाखों मुकदमों का बोझ चंद जजेस के कंधों पर है, तो मैंने अपना केस जो है वो फाइल कर दिया किराए के कातिलों कीनियन पुलिस के खिलाफ कीनिया में। और वहाँ पे मुझे जो है वो माविनत हासिल थी 2 सहाफ़ती इदारों की और उनके अपने कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। और वहाँ पर ये होता है कि वहाँ जो जज हैं, जज स्टेला मुकोटो जी, वो अपने ही इदारों के खिलाफ फैसला देती हैं, लेकिन अपने आइन के मुताबिक और इंसानी हकूक के मुताबिक, जिसमें मेरे और अरशद शरीफ के जो है वो इंसानी हकूक को रौंदा गया और अरशद शरीफ से ज़िंदगी का हक छीन लिया गया। तो मेरे जो वकील हैं ओएचएल ड्वेडले, उन्होंने तमाम बैन अल-अक़वामी कवानीन कन्वेंशंस का जो है वो वहाँ पर तस्करा किया। इसके साथ कीनिया के कानून का जो है वो उन्होंने वहाँ पर जिक्र किया कि किस तरीके से जो है वो एक जर्नलिस्ट को जो है वो आइन प्रोटेक्शन देता है। और वही जो मेरा अपना मुल्क कासिर रहा मुझे अभी तक इंसाफ देने में, वो मुझे एक गैर मुल्क से जो है वो इंसाफ मिल गया। और यहाँ जो सबसे अहम बात मैं आपको बताती चलूँ, जो आज जो एक साबित हुई है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। अरशद को शनाख्त के बाद जो है वो कत्ल किया गया है, और उनकी पुलिस को जो है वो किराए के कातिल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है, और इसके साथ जो है हमसे तमाम तहकीकात जो है वो शेयर की जाएंगी, और हमसे पब्लिकली जवेरिया साहिबा, जो PDM-1 की गवर्नमेंट में राना सनाउल्लाह साहब जब वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान की एक तहकीकाती टीम वहाँ पर भेजी थी। अब दोबारा इस वक्त ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती है? और उस टीम ने आपको क्या ब्रीफिंग, कुछ कॉन्फिडेंस में लिया था, बताया था कि जब वो वहाँ पे PDM-1 के दौर में टीम वहाँ पर गई तो उन्होंने कोई आपको फीडबैक दी थी कि केस कहाँ तक पहुँचा? और अभी आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं शहबाज शरीफ साहब से, उनकी गवर्नमेंट से? और फॉर्म 47 की हुकूमत से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। जब इस मुल्क में असल जमहूरी हुकूमत आएगी, जब असल नुमाइंदे मुंतखब होंगे, तो फिर मैं इदारों से और उनमें बैठी शख्सियात से ज़रूर इस्तदा करूँगी कि मेरे शौहर अरशद शरीफ को जो है वो पाकिस्तान में इंसाफ दिया जाए। जो पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसमें 2 अफसरान शामिल थे वो गई थी, वो एक बेहतरीन रिपोर्टर काम करके आए थे, लेकिन जो दूसरी टीम गई थी वो मेरे ख्याल में बस से फिर आकर वापस आ गई थी, और उनकी फाइंडिंग्स क्या है उससे हम आज तक लाइल में वो हमसे शेयर नहीं की गई। और 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ का जो सोमोटो केस है उसकी समाअत है वो हुई नहीं है। राइट। मैं चाहूँगा कि आप हुकूमत की को भी ये बात कहें। उज़मा बुखारी साहिबा, आप किस तरह यकीन दिला सकती हैं अपने तईं कि अरशद शरीफ साहब के मामले में आप, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी आपकी है, वो जो अरशद शरीफ साहिबा की बेवा वो कह रही हमें कीनिया से इस हद तक इंसाफ मिल गया कि जो उन्होंने केस किया था ऑब्वियसली उसमें उनको आपको ये भी तो जवेरिया उन्होंने दिया ना एक डैमेजेस के तौर पे 2,17,00,000 रुपए हर्जाने का, जो कि ऑब्वियसली वो अरशद शरीफ की लाइफ की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने आपके इस मौक़े को तस्लीम कर लिया। ये बड़ी बात है कि जी वो जो पुलिस ने कीनिया की बनाया था कि जी ये तो मिस आइडेंटिटी केस है, गलत शनाख्त के ऊपर गोली चल गई। मैंने किसी किस्म के डैमेजेस का मुतालबा नहीं किया था, किसी किस्म के कॉम्पनसेशन का मुतालबा नहीं किया था। ये उनकी जो है वो अदालत ने खुद ये तजवीज़ दी है, और मेरे नज़दीक अरशद शरीफ का कोई नेमुल बदल, कोई कॉम्पनसेशन जो है वो उनका बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने पहले कह दिया। लेकिन मैं चाहूँगा उज़मा साहिबा आप रिस्पॉन्ड करें, उनको थोड़ा सा आप यकीन दिलाएं, तसल्ली दिलाएं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जा सकती है आपके एंड पे पाकिस्तान में। आखिर पाकिस्तान के वेटरन सहाफ़ी थे वो। जी बहुत शुक्रिया कामरान। मैं भी बहुत खुश और मुतमईन हूँ अरशद शरीफ साहब के
जो कीनिया में बेईमाना कत्ल है उसके ऊपर जो आज कीनिया की अदालत से फ़ैसला आया है, यकीनन उनके वारिसान के लिए एक खुशी और इत्मीनान का बायस है। मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है राइट नाउ, ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग इस कत्ल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनका ताल्लुक़ रहा है, किसके पास अरशद शरीफ साहब का सामान है, अरशद शरीफ साहब कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये तमाम चीज़ें, और ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसके ऊपर यकीनन बहुत सारी इदारे, बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके असल कातिलान जो हैं वो सामने आएंगे, जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को इस्तेमाल किया या वो इस्तेमाल हुए, वो जो भी था उसको यकीनन सामने आना चाहिए। भट्टी साहब, अरशद शरीफ साहब इस्तेमाल किया गया उनको या इस्तेमाल हुए, ये आपके नज़दीक ये भी एक बड़ी अहम इन्वेस्टिगेशन की कड़ी होगी उनके कातिलों तक पहुंचने के लिए कि उनका सामान किसके पास था, उनको बाहर किसने बचाया, इस्तेमाल जो ये मौक़िफ़ देनी हुकूमत इस वक्त किस तरह को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल हुए, ये भी एक अहम कड़ी होगी इस केस की आपके नज़दीक। देखिए, पहली बात तो ये कि जवेरिया से इज़हार हमदर्दी और इनकी अनथक मेहनत और इनकी कोशिश और इनकी हिम्मत और इनका सब्र ने ये दिन इनको दिखाया है, वरना जो हमने हाल कर दिया अरशद शरीफ शहीद के केस का, वो तो शर्म आती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़के मारी, बड़े बड़े बयानात दिए, बड़े बड़े दावे किए और कहा, और ये भी बताता चलूँ कि अरशद शरीफ ने ख़त भी लिखा था सदर को भी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, और बताया था कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और उस ख़त पर भी कुछ ना हुआ। खैर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरशद शरीफ के 3 हिस्से हैं। पहला, यहाँ 16 पर्चे उन पर केस 16 क्यों हुए, दूसरा दुबई से किसने निकाला, तीसरा कीनिया में वो किस तरह शहीद हुए, और जो खुर्रम अहमद और वकार अहमद थे उनके मेज़बान थे और जो गाड़ी में भी मौजूद थे, उनको भी अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। और पहली रिपोर्ट जो एक बड़ी भारी भरकम रिपोर्ट थी, उसके बाद दूसरी कमेटी और वो दूसरी क्विकली सर मुझे क्विकली चलना है इसके ऊपर। तो इतना भी नहीं दिया गया, इतना भी नहीं दिया गया कि उनकी गाड़ी दिखाई जाती। ठीक है, तो ये एक आज ये साबित हुआ कि उनको टारगेटेड किलिंग है। एक सवाल जो मेरे ज़हन में, मैं चाहूंगा जवेरिया साहबा को रुखसत करने से पहले पूछ लूं। सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। बाकी के लिए सॉरी भट्टी साहब। जवेरिया साहबा, मुझे एक बात बताइए कि आप वहाँ पे आपने केस किया, बड़ी अच्छी बात है, ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन था, इसको मैं फुली सपोर्ट इंडोर्स करता हूँ। लेकिन क्या आपने वहाँ पर वो जो वहाँ के नेशनल हैं 2 मेज़बान, जिनके घर में अरशद शरीफ साहब ठहरे, जिनके फार्म हाउस पर अरशद शरीफ साहब रात का खाना खाने गए हुए थे, जिनमें से एक भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था जो लेके गया, और जो चश्मदीद गवाह इस तमाम मामले का, क्योंकि ये जो फैसला आया है इसने तो उस जो भी उसका नाम था, खुर्रम था या जो भी था, ये जो मेज़बान और ड्राइवर दोनों भाई थे जिनका फार्म हाउस था, जिनके साथ आखिरी लम्हे गुजारे अरशद शरीफ साहब ने, ये तो उनके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उनका भी यही क्लेम था कि ये तो मिस आइडेंटिटी का केस है, वो रास्ते खड़े हुए थे, आगे आपने गाड़ी रोकी नहीं है, रुक गई, पता नहीं क्या हो, पीछे से फायरिंग हो गई। तो उनके मुतालिक आपने कोर्ट से कहा कि वो कीनिया के नेशनल भी हैं, उनकी कीनिया में बिजनेस भी है, वो जो खुर्रम एंड पार्टी जो भी हैं, जो मेज़बान थे अरशद साहब के, वो कीनिया में रहते भी, उनके अपार्टमेंट्स भी उसमें अरशद साहब रहते भी थे, उनको तो प्रोड्यूस किया जाए, उनकी तो गवाही अदालत के सामने ली जाए, या वो हो गई गवाही या नहीं हुई अभी तक, ये आपने कहा है कोर्ट को कीनिया की। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अरशद जो हैं वो किसी के भी बेनिफिशरी नहीं थे। अरशद अपनी मोहब्बत ज़रूर थी उनकी इदारों के साथ या कुछ शख्सियात के साथ, लेकिन उनको वो नवाजिशात लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। तो ये जुमला बिल्कुल गलत है, नवाजना और इस्तेमाल होने वाला। मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है वो इसको कंडेम करती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब इस मुल्क में एक सही जमहूरी हुकूमत आएगी, फॉर्म 45 वाली, फॉर्म 47 वाली नहीं, जिनके पास अपने वही ना हो कि वो उनके पास कानूनी इख्तियार ही ना हो, तब जाकर हम जो है वो इस मामले को यहाँ पे उठाएंगे कि 16 FIRs किसने कराई अरशद के ऊपर पाकिस्तान में। जब उसको वहां पर एक्यूज लेना पड़ा, वहां पर उसके साथ ये सब कुछ हो गया, तब भी हमारी जो यहाँ पर उस वक्त भी हुकूमत थी, जो अब भी हुकूमत है, उसने कुछ नहीं किया। मुझे वकला ने जो मशवरा दिया उस हवाले से मैंने उनकी पुलिस को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए ये मुकदमा किया और मैं जीत भी गई, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अदालतें इंसाफ देती हैं। वहाँ पे शायद हमसे अच्छा बेहतरीन जमहूरी सिस्टम है। चूँकि पाकिस्तान में भी कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन मैं जवेरिया साहिबा, मैं बिल्कुल आपका सेंटीमेंट अपनी जगह। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि कीनिया में आपकी इस केस की बड़ी पजीराई हुई, वहाँ का कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसने, आपने बताया कि वहाँ
की एजेंसी और वहाँ के पुलिस के मौक़िफ़ को रद्द किया। तो जो आपके वकील हैं, अब इस फैसले के बाद जबकि ये पता चला कि ये आइडेंटिटी मिसिंग वाला केस नहीं था, तो अब तो वो जो दो मेज़बान हैं, क्या ये आपका मुतालबा नहीं होगा कि उनसे तो पूछा जाए कि वो कहाँ पर है, उनका बयान क्या? उनका बयान तो उड़ा के रख दिया कीनिया की अदालत ने, क्योंकि उनका भी यही बयान था जो पुलिस का बयान था। आपको वो खत याद है जो कि मेरी सास साहिबा ने जो है वो चीफ जस्टिस को दिया था? वो तमाम लोग और ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों को जब ही कटहरे में लाया जा सकता है जब एक निज़ाम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। जिस तरह हमें वकीला गाइड करेंगे हम आगे केसेस को लेकर, लेकिन मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ, ये पॉइंट बड़ा अहम है। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ये पॉइंट बड़ा। उस्मा साहिबा, आप अल्फाज थोड़े से वापस ले, इस्तेमाल किया इस्तेमाल करने वाले अल्फाज, और मेरा ख्याल से आप चाहे ये आप पे एतमाद है या नहीं है, आप फिर भी अपनी हुकूमत को पूरी कोशिश करें, क्योंकि अरशद शरीफ पाकिस्तानी सिटीजन थे, वो हमारे भाई थे, बड़े वेटरन जर्नलिस्ट थे। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट के इनको अगर आप पे ट्रस्ट नहीं भी है, मान भी लेना हो ट्रस्ट, फिर भी आपको बीइंग अ गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्या ख्याल है उस्मा साहिबा? देखिए, मैंने तो एक गैर सियासी, एक इंसानी हमदर्दी के उसके ऊपर मैंने गुफ्तगू की थी, लेकिन इन रिटर्न जो सियासी लेक्चर और वो मैंने सुना है, उसके बाद मैं अरशद शरीफ साहब का एहतराम करते हुए जो है वो इनको जवाब नहीं दूंगी, वरना इनकी जो एक सियासी बातें हैं, जो एक अफसोस की बात है कि अरशद शरीफ के नाम के ऊपर एक सियासी तकरीर हुई है। अब उस सियासी तकरीर का मैं तुर्की पर तुर्की जवाब दूंगी तो फिर कहा जाएगा कि जी आपको एहतराम ही नहीं है, वो बेचारे शहीद हो गए, हम एहतराम कर रहे हैं, घर वाले एहतराम नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको यहीं पर ख़त्म करूँ तो बेहतर है, और ये सिर्फ अरशद शरीफ के लिए है और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ अरशद शरीफ के एहतराम में और किसी के लिए नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, इनको खामोश कराइए कामरान। अच्छा जी, मैंने आपको भी टाइम है पहले। अच्छा उस्मा साहिबा, मैंने तो आपसे कहा था कि आप जरा ये यकीन दिला दें, चलिए अच्छी बात, आप जवाब किसी का नहीं दे रही, कि आप हुकूमत के लेवल पे इसको मजीद पुश किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल पुश किया जाना चाहिए। बात यह है कि जो लोग जिनके पास वो मौजूद थे, वो लोग जो है वो क्यों शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, वो क्यों जो है वो किसके दोस्त थे, वो कहाँ थे, वो उनको किसने जो है अरशद शरीफ से मिलाया। अब ये सब बातें हैं ना, लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि मैं सिर्फ अरशद शरीफ के एहतराम में जो है बहुत सारी वो बातें जो सियासी तौर पर भी की जा सकती हैं, जो शायद हकाइक पर भी जो बहुत वो है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, सिर्फ अरशद शरीफ के एहतराम में, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बिल्कुल ठीक है। जवेरिया साहिबा, आप कुछ आप कहना चाहें, ऑब्वियसली हुकूमत को छोड़ दे भी और मजीद कुछ कहना चाहें, आपका केस कहाँ तक पहुंचा पाकिस्तान में, आप कह सकती हैं? मैंने किसी भी टाइम पर इन 2 सालों में हुकूमती तौर पे किसी भी लेवल पे कोई भी मदद नहीं मांगी, आगे भी नहीं मांगूंगी। इंशाल्लाह जब इस मुल्क में असल जमहूरियत आएगी फिर डेफिनेटली मैं जो जितने इदारों में अहम शख्सियात होंगी, क्योंकि उनका एक अपना रुतबा और मकाम होता है, तो मैं डेफिनेटली उनसे ज़रूर इस्तदा करूंगी। दूसरा, पाकिस्तान में 1 साल से अरशद शरीफ के कत्ल केस की हेयरिंग नहीं आई। अरशद शरीफ पाकिस्तान के माया नाज तहकीकाती सहाफ़ी थे, इसलिए उनको किसी भी सियासत के साथ या मुझे किसी भी सियासत के साथ लिंक करने की कोशिश ना करें। हमारी अपनी आइडियोलॉजी जरूर है, लेकिन हम किसी के बेनिफिशियरी नहीं है। हमें कोई हम पे कोई नवाजिशात बिल्कुल भी नहीं की गई, ना हम इस चीज को पसंद करते हैं। फॉर मी, चीफ जस्टिस को और तमाम आला जज साहिबान को ये देखना चाहिए कि 1 साल से एक एंकर सहाफ़ी के जो है वो कत्ल का केस नहीं लगा, और अगर आगे भी नहीं लगता तो फिर एक आप ये सेट कर रहे हैं कि आज अगर उसकी बारी थी तो कल किसी और की बारी होगी। और रिसेंटली इन 2 महीनों में 5 सहाफ़ी कत्ल होते हैं। RSF कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट उठा के देख लें। इस कदर इस मुल्क में बोलने लिखने की जो है वो आज़ादी जो है वो सुकड़ती जा रही है। हो सकता है कि अभी मैंने चूंकि आर्ग्यूमेंट कर दिया तो मेरे खिलाफ भी कोई ट्रेंड चलना शुरू हो जाए, या मुझे भी लोग जो है वो कुछ बोलना शुरू कर दें। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बिल्कुल जीरो स्टेमिना है किसी की भी बात सुनने का या कोई और राय सुनने का। तो जो अरशद शरीफ के साथ हुआ वो किसी और सहाफ़ी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे सहाफ़ियों को स्टैंड लेना होगा और अदलिया को स्टैंड लेना होगा। ठीक है, आप मेरे 1 मिनट में आमिर इलियास राना साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बात पे? जी उस्मा साहिबा, पहले आप बोल लें। जी उस्मा साहिबा बोलें क्विकली। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि कौन क्या कह रहा है, कौन कितनी बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है, और कौन जो है वो इस केस को सियासी बना रहा है, कौन नहीं बना रहा। मेरा ख्याल है कि मैं इतना 2 जुमले बोल दूं तो वो काफी है। ठीक है, चले, ठीक है, अच्छी बात, आपने तो जो जुमले बोले। आमिर भाई, आपने कुछ कहना है इस सिलसिले में? अरशद शरीफ साहब जी, जवेरिया साहिबा वादा कह के कह देना कि जी सियासत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। मैं अपने राइट्स की बात कर रही हूँ, मैं इस मुल्क में सहाफ़ियों के राइट्स की बात कर रही हूँ। मैं इसलिए एक सहाफ़ी के पास जाना चाह रहा हूँ। आमिर भाई, क्या होना चाहिए अरशद शरीफ के मामले में आपके नजदीक?
मुझे आपने 15 मिनट बाद ये कहा कि अगर आप कुछ कहना चाहें, मैं दायरा खामोश फिल्मों के दौर का आपके प्रोग्राम का मेहमान हूँ। वो जवेरिया साहिबा की बात चल रही थी तो मैं उनके सेंटीमेंट आपने मेहरबानी की है, मुझे 2 दफ़ा कह दिया आपने कि भाई 1 मिनट अगर आप बोलना चाहें। नहीं, मैं उनके एहतराम में कोई बात नहीं कह रहा, जी जी, कोई मैं वो नहीं कह रहा। आपने मुझे कहा कि अगर आप कुछ कहना चाहें तो बस फिर ठीक है, बहुत बात हो चुकी है उस पर। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत 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 शुक्रिया जवेरिया सदीक साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। अरशद शरीफ साहब के आज कीनिया का केस का मामला आया और उसको अदालती वो कह रही हैं कि हमने तो कामरान जी उस्मा साहिबा अब वो जा चुकी हैं, अब आप मुझसे कोई बात कर लें। उनको भी रहने देते, पूरे प्रोग्राम में नुमाइंदगी भी हो जाती है, आपने भी उनको भिजवा दिया। अच्छा चले, आप फिक्र ना करें, हमारे पास भट्टी साहब है, कोई बात, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं। हाँ, अच्छा वो तो है। आमिर इलियास राणा साहब, सर आज जजों का फुल कोर्ट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन अदालत जो है ना जिस तरह की जा रही है, हद तक की जा रही है, हुकूमत को भी उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही। 7 रुकनी लार्जर बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अदालत ने कई बार समझाया, किसी ने सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई को सोशल मीडिया मुहिम का अदालत जाती जवाब वो कह रहे हैं हमने दिया है, और क्या PTA, FIA, पैमरा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जज का जवाब आएगा तो हुकूमत के मुताबिक एक्शन लेगी, ये कहा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो इस बड़ा बरहमी का वो किया है चीफ जस्टिस साहब ने भी, पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के भी साथ जजेस ने भी। और आपके ख्याल में सर ये जो सोशल मीडिया पे तौहीन की जा रही है, हद तक या ट्रेंड किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादती हो रही है जजेस के साथ, और इसके ऊपर जो अदालत जाती रिएक्शन आया बिल्कुल ठीक है। हुकूमत आपके ख्याल में इसमें मुजरिम है, कुछ नहीं कर पा रही, ट्रेंड चल रहे हैं वो देख रही है। आमिर साहब। कामरान भाई, चूँकि जवेरिया मौजूद थी, अरशद शरीफ शहीद की बेवा, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन भट्टी साहब ने जो बात कही ना कि सदर और चीफ जस्टिस को ख़त लिखे, वो कौन थे, उनके नाम साथ आ जाते तो बहुत अच्छा होता, फिर कोई मिसपरसेप्शन ना होती कि कौन उस वक्त सदर था और कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ताकि जिनकी तेज़ियाँ रोज़ाना बयान की जाती हैं वो भी सामने आ जाती कि वो क्या इंसाफ फराहम कर रहे थे। अब आपका सवाल जो है वो ये है कि आज 1 मुहर्रम इस्लामी पहला दिन और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत, 22 लाख मुरब्बा मील पे उनकी हुकूमत थी। उनसे पब्लिक में पूछा जाता था कि आपके कुर्ते का दूसरा हिस्सा कैसे आया, जवाब लिया गया ना उनसे। यहाँ हमारे काजी जो बैठे हुए हैं सारे के सारे, पहला जवाब ये आना चाहिए था कि जनाब ये कराची यूनिवर्सिटी के बंदे ने ख़त लिखा है, उसे हमने बुला लिया, ये हमारी डिग्री है, और अब आप सर केस की डिटेल्स मेरी हम जा रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुका है, चाहे वो सोशल मीडिया पे। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। जब आप साथ जजेस बैठे हुए हैं ना, तो पहला जवाब जैसे मियां गुल औरंगजेब साहब का जवाब दिया गया था कि जी उन्होंने चीफ जस्टिस को कोई खत नहीं लिखा, ठीक है, ये किया गया था ना, तो पहली बात यही आ जानी चाहिए थी। फिर उस जज साहिब पे भी आ जाना चाहिए था, जिन 3 जज साहिबान पे स्टेट ऑफिस के साबिक DG ने रेफरेंस दायर कर दिया, वो बता देते कि ये सारी बुलशिट है और ये बिल्कुल झूठ है, और ये करके वो तो होगा ना जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पकड़ लेते हैं इंसाफियों को भी, उस खत लिखने वाले को भी, उस जामिया कराची के ऑफिसर को भी, कि आ जाओ भाई तुमने ये कैसे खत लिखा है, ये सितंबर में क्यों गया, ये जब IG इस्लामाबाद 2 घंटे में तलब होता है तो जामिया कराची के वाइस चांसलर को कल सुबह हाजिर किया जाना चाहिए था फुल कोर्ट के सामने, ताकि ये लंबा काम नहीं होना चाहिए, इंसाफ फिर मिले और फ़ौरन मिले। इसको बांधना नहीं चाहिए कि जी सितंबर तक आप वेट करें, पैमरा भी जवाब दे, FIA सारे जवाब घड़ लेंगे। भाई जब क्वेश्चन इंसाफ देने वालों पे आ रहा है और वो इंसाफ देना चाहते हैं तो फिर उसमें डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आम आदमी तो बेचारा लाखों केसों में सुप्रीम कोर्ट से लेके और निचली अदालत तक फिर रहा है ना, उसका तो केस लगता ही नहीं है। यहाँ जिन्होंने इंसाफ देना है उनके केस लगते हैं, जिन बड़े लोगों ने इंसाफ लेना है सिर्फ उनके केस लगते हैं। इसीलिए हम टॉप हैं नीचे से ऊपर तक आने में, कि अदलिया हमारी टॉप पे है पूरी दुनिया में नीचे से। ये वो सवालात हैं जो हमारे सारे काजियों को देने हैं, हमारे सारे जज साहिबान को देने हैं कि भाई ये क्या है कि जब कोई इशू आ जाए एक तरफ का वो लग जाए। बिल्कुल क्या नहीं कहा रऊफ हसन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्या नहीं कहा, सब कुछ कहा ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये इंसाफ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मिलना चाहिए। मैं हूं, आप हैं, हम अगर प्रोपेगेंडा करते हैं पकड़ लें सबको, हम फेक न्यूज जनरेट करते हैं सबको पकड़ लें, क्यों आप सितंबर तक का वक्त भाई कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। मैं एक बात बता दूं, जो मैं जनरली एक बात कर रहा हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर रेफरेंस भी कानूनी तौर पे गए, रेफरेंस भी कानूनी तौर पे गए हैं जनाब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइन ने इजाजत दी है हर शख्स को, अगर वो गलत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सर आपका ये पॉइंट आ गया, मैं आपके पॉइंट को बढ़ाते हुए कह रहा हूं, 100 जजों के लिए कहा गया कि हमने नोटिस इशू किए हुए हैं, हुजूर सबके कीजिए क्लियर,
जिस जज पे कोई इल्जाम है, ताकि आप अपना घर क्लियर करें। सर पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। मैं ये बात बता दूं कि आइन से बालातर कोई नहीं, कानून से बालातर कोई नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये अल्लाह ताला ने कहा है। मुझे किसी जज का खौफ उतना नहीं हो सकता जितना खुदावंद ताला और उसकी शरीयत और कुरान शरीफ का या आनस सल्लम की सुन्नत का हो सकता है, और वो हमारे सामने है। और कोई जज, दुनिया का कोई जज, दुनिया के किसी मुल्क का, किसी कोर्ट का कोई जज उससे भड़के तो हो ही नहीं सकता हमारे लिए खास तौर पे, और पाकिस्तान का तो हो ही नहीं सकता, कोई इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो भट्टी साहब, इससे पहले मैं हुकूमत से रिस्पॉन्स लूँ, ये तासुर क्यों आ रहा है इदारा जाती कार्रवाई के अंदर कि ये PTA, FIA, पैमरा को कुछ नजर नहीं आ रहा, या हुकूमत देख रही है तमाशाइयों की तरह, और जजों को बिल्कुल तस्दीक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उनके ट्रेंड, लेकिन फिर वो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि हमारे मौजूद जजेस जो है वो हमारे सियासतदानों, हमारे जर्नैलों, हमारे फौज के लोगों, हमारे सहाफ़ियों, इनके जब खिलाफ ट्रेंड बनते हैं तो इसी तरह पे इदारा जाती रिस्पॉन्स दें। लेकिन चले, वो तो उन्होंने कभी भी नहीं किसी ने दिया। आपके ख्याल में हुकूमत का इसमें क्या इंटरेस्ट होगा कि किसी मौजूद जज के मुताबिक ट्रेंड चलाए जाए? हुकूमत क्यों उसके पीछे होगी, अगर ये तासुर भी आ रहा है आज के 7 रुकनी बेंच के उससे? जी, पहली बात तो ये है कि अरशद शरीफ ने जिनको ख़त लिखा था वो पाकिस्तान के सदर थे और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। नाम उनके जो भी हों, वो पाकिस्तान के सदर थे और पाकिस्तान के चीफ। आरिफ अलवी साहब और बंदियाल साहब हो गए। दूसरी बात ये है कि भाईजान, जी उमर अता बंदियाल हों, खोसा साहब हों, गुलजार साहब हों, साकिब निसार साहब हों, फाइज़ काजी हों, पॉइंट आ गया जी, या जरदारी हों, जरदारी साहब हों, या आरिफ अलवी हों, सदर पाकिस्तान को लिखा था और चीफ जस्टिस को लिखा था और एक सहाफ़ी ने लिखा था। लिहाजा सहाफ़ी को इससे हट के कोई भी खत लिखे उसको उस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए। दूसरी बात यह है भाईजान के इशू ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि किसी भी जज के खिलाफ कोई करप्शन का केस हो, कोई बेज़ाब्तगी का केस हो, कोई जालीपन का केस हो, उसका एक फोरम मौजूद है और वो फोरम उस पर दायर हो चुका है, रेफरेंस, और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। बिल्कुल ठीक। अब और वो उस पर दायर हो चुका है। अब इस बात पे कि हुकूमत तो क्यों वो कोई झूठ बोल रहे हैं जज साहबान? कहाँ थी हुकूमत जब ये ट्रेंड चल रहे थे? कहाँ है PTA, कहाँ है FIA, कहाँ है पैमरा? और फिर दूसरी बात है, सवाल ये भी पूछना चाहिए कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की वकालत का कैरियर भी था। वो जज बनने से पहले कई सरकारी कानूनी ओहदों पर भी रहे, और जब इनके सरकारी कानूनी ओहदों पर वो तैनात हो रहे थे, जब वो एडहॉक जज बन रहे थे, जब वो मुस्तकिल जज बन रहे थे, तब ये जाली डिग्री कहाँ थी? तब क्यों नहीं हमारे निजाम ने जाली डिग्री पकड़ी? अगर इसके मैरिज में बात ना करें, मेरा ख्याल से ये बात बताएं कि अच्छा, ये तासुर को भर रहा है कि हुकूमत ट्रेंड चलवा रही है, कुछ नहीं कर रही ट्रेंड रोकने जजों को। जी, अब आगे आ जाइए भाईजान, अब आगे आ जाइए। ये अब ये रिकॉर्ड पर है, ये आ चुका है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हसनात मलिक हमारे हैं, वो टीवी पे कह रहे थे कि तारिक जहांगीरी साहब को कहा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर हथौड़ा रखें। एक जज साहब के वालिद को उठा लिया गया, एक जज साहब के बहनोई को उठा लिया गया, एक जज साहब के बेडरूम और ड्राइंग रूम में कैमरे निकल आए, एक जज साहब का कसूर ये किया गया कि वो सीता वाइट केस जो है उसको मुबैना तौर पर नाकाबिले समाअत करार दिया, एक जज साहब का कसूर ये हुआ कि MPO ऑर्डर मुअत्तल कर दिए, एक जज साहब का कसूर हुआ कि ऑडियो केस में फैसला दे दिया। हुकूमत का क्या इंटरेस्ट है? तो अगर इन बुनियादों पर ये सारा कुछ होना है तो फिर सवाल उठता है। और अगर एक जज लग जाता है और उस वक्त कोई एतराज़ नहीं होता, और जब जज लगने के बाद सारी अचानक चीज़ें आती हैं, आ जाती हैं, तो उसका एक फोरम मौजूद है। उससे पहले क्यों? सर वो तो हो गया, आप इस सवाल का जवाब दे दें कि ये तासुर को लग रहा है कि हुकूमत को ट्रेंड चलाएगी जजों के खिलाफ या कुछ नहीं करेगी हुकूमत? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत कोई ट्रेंड चला रही है, मैं ये कह सकता हूं कि बादियों नजर में हुकूमत तो बेनिफिशियरी लगती है। किस चीज की? हुकूमत जब नहीं रोकती, यानी ये जो सारा फॉर एग्जांपल ये सारा हो रहा था जज साहबान का, ये क्यों बेनिफिशियरी लगती है? हो रहा था ये PTA वाले अब ये आप देख ले कि ये जज इस वजह से कि ये कुछ जज साहबान ये जो हैरत अंगेज तौर पर जस्टिस बंदियाल हों, जस्टिस मुनीब हों, जस्टिस शहजाद मलिक हों, अतरम मिनल्ला हों, बाबर सत्तार हों, अरबाब ताहिर हों, मोहसिन कियानी हों, तारिक जहांगीरी हों, ये वो हैं जिनसे तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला या जिन्होंने अदलिया। इसलिए आपको लग रहा है हुकूमत बादियों नजर में कुछ कार्रवाई कर सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंड्स वगैरह, ये इसलिए तासुर उभर रहा है? करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं की? उस्मा बुखारी साहब, माइक इज विद यू, बताइए
आप पे तासुर भर आपकी हुकूमत। बहुत शुक्रिया कामरान जी। मुझे बहुत नए लग रहे हैं आज शाद भट्टी साहब। अच्छा। अगर आपको याद हो, जब ये सारा बोल रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि जब पनामा का केस आया था, जब मियाँ साहब से के ऊपर ख्याली तनख्वाह के ऊपर उनके बेटे को जो है वो उनसे लेने पर उनको निकाल दिया गया था, और उस वक्त भट्टी साहब जो है ये फरमाया करते थे कि देखें ना, जब भी आए जवाब देना चाहिए, उनके वालिद साहब का भी जवाब लेना चाहिए, फलाने का भी जवाब लेना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि जो जवाब लेते हैं उनसे जवाब ना लिया जाए। तो ये बात को मेरी समझ में तो आई नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये अजीब है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया, उस इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, किसी ने बात किया, तो उसको जो है वो पकड़ के तौहीन अदालत ले आओ। मुझे याद है कि इस मुल्क में एक काजी फाजिसा नाम का भी एक जज है, और वो शायद गालिबन चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का। आज भी जो है वो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर इनके ओहदेदार जो हैं PTI के, रऊफ़ हसन हो, उमर अयूब हो, उनका ट्विटर हैंडल हो, मतलब आप देखिए कौन सा जो है वो, इवन इनके अपने प्यारे सहाफ़ी, अब मैं उनको सहाफ़ी मतलब एहतराम में ही कह रही हूँ, आपस की बात है, जो प्रोपेगेंडा सेल को चलाते हैं एक पार्टी के, वो सारे आज जलगार लेके जो है वो सवार हैं काजी फाजिसा के ऊपर। और आपको याद होगा कि उनको जो है वो जब नोटिस दिए गए FIA की तरफ से, और जब वो अदालत में आए तो काजी फाजिसा साहब ने कहा कि नहीं, मेरी वजह से किसी को नोटिस ना दे। नहीं, लेकिन अदालत ने जो आज आपको कहा अटॉर्नी जनरल को कि आप लोग खामोश खड़े हुए हैं, जो जिम्मेदार पाएगा छोड़ेंगे नहीं, गर्मी अडियाला जेल में गुजरेंगी उन लोगों की, PTA FIA पैमरा कुछ नजर नहीं आ रहा। और भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि आपको बेनिफिशियरी नजर आ रहे हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इन जजों की तस्दीक हो रही है सोशल मीडिया पे, इसका तो रिस्पॉन्ड करें ना उस्मा साहिबा। क्या बात है। नहीं, मैं इसी पे आ रही थी। देखिए, भट्टी साहब की अपनी बात में तजाद है। वो इस तरह कि वो खुद ही बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वन साइडेड जो है रिलीफ मिलता है इमरान खान और उनकी पार्टी को। तो मुझे ये बताइए कि दूसरी तरफ हम किस चीज़ के बेनिफिशरी हैं? हमारे तो मतलब हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलता। हमें तो जो है वो यहाँ पर इनके जितने भी लोग थे वो दहशतगर्द थे, वो जो मर्जी थे, उनको घर बैठ के भी और जो है वो जमानतें मिलती रही। मेरा सवाल ये है कि जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ था तब तो तौहीन नहीं हुई ना गालिबन। जब 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर उसको जो है वो जला दिया गया, मुख्तलिफ जो है वो पौधों को आग लगा के, सड़कों को आग लगा के, तब भी तौहीन नहीं हुई। और तब भी तौहीन नहीं हुई जब जजों के मुंह के ऊपर जूते मारे गए, इनकी तस्वीरों के ऊपर, उस वक्त भी तौहीन थी। अब भी अगर तौहीन हो रही है तो दो तौहीन जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, तौहीन अब हुई है। नहीं, तौहीन अब हुई है। नहीं, एक मिनट, तौहीन अब हुई है जब पूछ लिया गया है कि जी देखिए हमारी डिग्रियां चेक करता है ना हर बंदा। कामरान साहब, आप भी हमारी डिग्रियां चेक करते हैं, जज भी चेक करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी चेक करता है। तो हर एक की डिग्री चेक होनी चाहिए। ये दयानत का और अमानत का जो सर्टिफिकेट है, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख लेगी, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी बात, नो, एक मिनट, आखिरी बात, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अभी तक जितने रेफरेंसेस जो हैं वो किए गए हैं, मुझे बताइए किसी एक का जवाब आया अभी तक? भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ उस्मा साहिबा? साहब से शुरू करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने और वो जाने। आपने दस्तूर बनाया ना, आपके बानियान ने दस्तूर बनाया जिसमें लिखा हुआ है जजों को इस तरह आप करेंगे, खत्म होगी बात। अब मैं क्या करूं इसमें? एग्जैक्टली, जज ही जज को करेंगे, उनका एहतसाब करेंगे, बस ठीक है, दस्तूर में लिखा हुआ है, चेंज होना चाहिए। तो आप यार हद हो गई। आप तो ऐसे लग रहा है उस्मा बुखारी साहिबा कि आज भी आप ऑपोजिशन में बैठी भी रो रही हैं। भाई हुकूमत में पंजाब गवर्नमेंट आपके पास सबसे बड़ी, आपके भाई, बड़े भाई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पंजाब में है, फेडरल में है। आप मेजोरिटी बना के बैठे हुए अपनी, जिस तरह भी बनाई है पीपल्स पार्टी को मिला के, उसको मिला के, इसको मिला के। नहीं, एक मिनट देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। ये जो है ना मिल के खेलना कि बस ठीक है तुम मेरा एहतसाब करो, मैं तुम्हारा एहतसाब करूं, और बस ठीक है उसमें तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन है यार, भुट्टो साहब के दौर से 73 में बना, उसके बाद अमेंडमेंट होती है। अच्छा, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जिनसे ब्रेक लेने पे जाना मैंने। अमेंडमेंट नहीं हुई ना, अमेंडमेंट होनी चाहिए इसके ऊपर। तो कर लेना, मैंने रोका आपको हाथ बांधे हुए। भट्टी साहब क्या कहना है आपने? हमारा एहतसाब पब्लिकली होता है ना। ओ भाई, हमारा एहतसाब पब्लिकली होता है, एक एडिशन पार्लियामेंट में बिठाया हुआ आपको, करें लेजिस्लेशन। मैं क्या कह रहा हूं आपको? भट्टी साहब बोले जैसे क्या कह रहे हैं? ये सड़क पे बैठ के खैमे लगा के करते हैं। नहीं, एक मिनट, हम पार्लियामेंट में एसी लगा के बैठे हैं, ये खैमे लगा के बैठे हैं, इनकी तनख्वाहें देखें, मेरी तनख्वाह देखें। बात कर रहे हैं, मैं उनकी हमारा तो कंपैरिजन नहीं कर रहा जुडिशरी से यार। मैं हम तो कमी कमीन है,
हम नहीं, अब ये बातें ना करें आप जी। भट्टी साहब बोल भी नहीं यार, कुछ क्या कह रहे हैं, ब्रेक में जा रहा हूं हम गालियां खाने के लिए आते हैं, मुल्क की तरक्की करते हैं और गालियां खा के चले जाते हैं। पॉइंट आ गया आपको। मैं जी मैं बहुत देर हो गई है, मैं आपको ब्रेक में जाते हुए अब बाद में आके लोग बात करेंगे। उधर अवाम बाहर मर रही है महंगाई से, भट्टा बैठ गया बजट से। दूसरी तरफ इमरान खान ने अडयाला जेल में कह दिया जी मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया जाए, भूख हड़ताल पे जा रहा हूं। अब ये दो चीजें हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि अगर इमरान साहब को अंदर कुछ हो गया और बाहर अवाम तो खैर पिसी रही है उसकी तो बर्दाश्त कर लेंगे, इमरान साहब कुछ हो गया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भूख हड़ताल नहीं होने दूंगा मैं। आज पूछा जाएगा गवर्नमेंट से ज्यादती क्यों हो रही है। आमिर भाई, हालात बड़े ख़राब हैं इस मुल्क के, अवाम के, बजट से, महंगाई से, IMF से, बिजली से। मैं बस टाइम नहीं बना, पढ़ के मैं सुनाता हूँ। और अंदर जेल में एक बहुत बड़े लीडर जो है वो हंगर स्ट्राइक पे जाने लगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया में भूख हड़ताल होगी। मेरे भाई ये मामला बिगड़ ना जाए, जेल में कोई ऐसा कुछ वाकया ना हो जाए, ये बहुत बड़ी भूख हड़ताल ना हो जाए। कैसे देखते हैं, हुकूमत संभाल पाएगी? ये खान साहब को उकसा रहे हैं कि आप ज़रूर भूख हड़ताल करें। वो पहले उन्होंने खान साहब ने कहा कि जेल बरो तहरीक है, तो वो शाह महमूद कुरैशी उस ट्रैप में आ गए और वो फिर कहते पाए गए कि ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ये भूख हड़ताल जो है ना, पॉलिटिकली बहुत अच्छा फैसला उनका, उनको कर देनी चाहिए वो। उन्होंने लेकिन साथ ये भी कह दिया कि मैं अपनी पार्टी से पूछूंगा। ये उन्होंने नहीं कहा मैं अपनी पार्टी से कहूंगा। मरवा तो आप रहे हैं इमरान को ये कह के मशवरा देके। नहीं, मैंने कहा है कि वो करें। नहीं, वो CMLA होते हैं ना जो, क्योंकि आज भुट्टो साहब के रेफरेंस का भी फैसला आ गया ना जी जनरल ज़िया-उल हक पे, तफसीली फैसला, तो वो कैंसल माई लास्ट ऑर्डर। तो इमरान खान साहब U-टर्न को यही कहते हैं CMLA कि मेरा ऑर्डर ही कैंसिल। तो उन्होंने जो फैसला करना था वो सुना देते सबको कि मैं फ़लाँ तारीख से भूख हड़ताल कर रहा हूँ, और फिर सारी दुनिया को पता चल जाता। वो क्यों कह रहे हैं मैं पार्टी से पूछूंगा? तो पार्टी वाले तो पहले ही आपस में दस्तो गिरेबां हैं, और बड़ी पार्टियां हमेशा से दस्तो गिरेबां होती है, और ये हर पार्टी में होता है। नारवा सलूक रखा जा रहा है उनसे जेल में भाई। हम नहीं देखें, जेल तो वैसे एक साल, आप सुन लें पहले आमिर भाई, 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहरा हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद उसकी शिकायत नहीं करूंगा। मेरे केस सिर्फ काजी फाइसा साहब के पास क्यों लगाए जाते हैं? मैं वो मेरा नारवा सलूक पे भूख हड़ताल कर रहे हैं भाई, वो करने जा रहे हैं बस वो। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि सिर्फ काजी फायद ईसा के पास क्यों। आपको याद है हमारे पास लोगों की गर्दान मौजूद होती है कि जनाब काजी साहब पे पाबंदी लगाई गई कि आप नहीं फैसला सुनेंगे, इमरान खान का कोई केस नहीं सुनेंगे। और आजकल हमारे बहुत सारे साफियों को आया हुआ है ये इनकलाब कि जी काजी साहब भी क्यों। भाई मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब दोनों आज़ाद जजेज हैं, 1 मिनट में काजी साहब को हर बेंच से बिल्कुल ठीक है। काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मैं जजों में जाना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि किसी तरीके से आप इमरान खान के लोगों को मशवरा दें कि भूख हड़ताल पे ना जाए इमरान। मैं आ रहा हूं मेरे भाई जिन्होंने मशवरे में ये कहा कि सर मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथ ये हो रहा है। क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने ये बातें की थी जेल की? उन्होंने जो भी बात की बाद में की। मरियम नवाज ने जो किस्सा सुनाया बाद में सुनाया। आज आप मैं किसी की तस्दीक ना करना चाहता हूं, ना चाहूंगा कि कोई जेल में रहे, लेकिन मुकाबला कंपैरिजन साथ आ जाता है ना कि काजी साहब को मुंह पे कहते हैं ना कि आपकी वजह से मेरा सलूक खराब हो रहा है, मुझे क्यों रखा हुआ है। वहां तो सरसर करते रहे, पहले रेफरेंस भेजते रहे, पॉइंट आ गया सर आपका, मेरे से आमिर भाई पॉइंट आ गया। आप किसी के कहने, 1 मिनट कामरान साहब, पॉइंट तो आपको बहुत आते हैं फौरन, क्योंकि आपको फौरन दूसरे पॉइंट लेने होते हैं, बात कर लेने दिया करें, कोई मसला नहीं होता। जब बुला ही लेते हैं तो कोई आप फौरी तौर पे ना भागने लग जाते हैं। पहले भी मैंने 15 मिनट साइलेंट बाकायदा बैठ के सुना है आप सबको, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको। मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि काजी साहब हमेशा ही निशाना क्यों? काजी साहब ने फुल कोर्ट बनाई जो कल लगने जा रही है ये इनके मखसूस सीटों पे। क्या उमर अता बंदयाल साहब ने इतनी जुर्रत की कि बंद कमरे में फुल कोर्ट मीटिंग ही कर लेते? वो तो मुसलसल फुल कोर्ट बना रहे हैं। चलो मैं मौजू में दोबारा आता हूं। आमिर भाई आपका पॉइंट आ गया। हमारे अदलिया का चेहरा नहीं देखें, इसी बुनियाद पे तो बात इमरान खान की हो रही है ना कि आप कहां से इमरान खान क्यों गुस्से में आ रहे हैं? भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हर केस में बैठते थे। उस वक्त हम ख्याल बेंचेस की बात इसलिए होती थी कि अकेले मास्टर ऑफ द रोस्टर सर कौन थे? तो आज क्या हुआ? आज भी अशरफ शरीफ साहब को टाइम दे रहा था, उसने जरा टाइम लग गया, उसको आप जरा डाइजेस्ट कर लें। 1 मिनट थोड़ा सा, जो उसमें मैं ये कह रहा हूं कि जब उमर अता बंदयाल थे
तो वो अकेले बनाते थे और रिवायात खत्म अब तीनों बना रहे हैं सीनियर, अब लॉ प्रैक्टिस प्रोसीजर में आ गया। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब तीनों बना रहे हैं ना, तो अब मेरे आप कहना ये चाह रहे हैं कि मसला क्या है? हाँ, तो मसला क्या? भट्टी साहब, ये बिला जवाब हंगर स्ट्राइक पे क्यों इमरान खान जा रहे हैं? ये कैसे बिला जवाब है? और कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ मरियम नवाज ने कभी इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं की कि हंगर स्ट्राइक कर देंगे, हमें ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है। जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अज़मा साहबा की 2-3 बातें हैं वो उस वक्त मैं कहना चाहता था, लेकिन वो ब्रेक पे चले गए। अगर आप इजाज़त दें तो जी जी फरमाएं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अज़मा साहबा ने कहा कि इंसाफ यानी जवाब दे दिया तो और ख्याली तनख्वाह। पहली बात है कि 5 जजेस का बेंच था गालिबन, और 2 जजेस ने एवन फील्ड पर उन पर नायल किया था और 3 जजेस ने तनख्वाह पर। और क्या आज तक नवाज शरीफ साहब ने एवन फील्ड का जवाब दिया है? दूसरी बात, वन साइडेड इंसाफ की उन्होंने बात की। वन साइडेड इंसाफ होता है 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग में जिस तरह शहबाज शरीफ एंड फैमिली निकली। वन साइडेड इंसाफ होता है जिस तरह नवाज शरीफ लंदन गए, जिस तरह वापस आए, और जिस तरह सारा कुछ उनका माफ़ कर दिया गया भोंडे अंदाज में। ठीक है। और तीसरी बात है सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, आबरू। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर जब आपने हमला किया तो उसकी इज्जत और आबरू में इजाफा हुआ था। जब रफीक तारड़ क्वेटा पहुंचे थे उसकी इज्जत और आबरू में इजाफा हुआ था। जब मरियम नवाज सियासी जलसों में को रोक दे, जब मरियम नवाज साहबा सियासी जलसों में जजेस की तस्वीरें लगाकर उनको ताने मार रही थी, मेरी कोई बात भी जजेस की इज्जत और आबरू में इजाफा हुआ। और जब PDM 1 हुकूमत धमका रही थी सुप्रीम कोर्ट को, उस वक्त भी जजेस की इज्जत में भाई पॉइंट आ गया। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, पॉइंट आ गए आपके इररिलेवेंट सारे। इमरान खान को रोक दो, हंगर स्ट्राइक ना करे मेरे भाई। और भाईजान करने दो, करते हैं तो करने दो, नहीं करते तो ना करने दो। लेकिन ये जो कौम हंगर स्ट्राइक पर इन हुकूमत में आ गई है, जो फाके कौम के घरों में आ गए हैं, जो इन बेहिस अशराफिया ने, जालिम अशराफिया ने, बेरहम अशराफिया ने अपने खर्चे, अपनी मरात, अपनी सहूलतें बढ़ा ली हैं और हमारे चूल्हे बुझा दिए हैं। उस हंगर स्ट्राइक का कोई सोचे। सदर जरदारी की गाड़ियों के लिए बजट में इजाफा हो गया है, वाने सदर के बाग के बजट में इजाफा हो गया है, और वज़ीर आज़म हाउस के बजट में इजाफा हो गया है। और इसके अलावा आईफोन महंगे दिए जा रहे हैं, आईफोन घरों पर की तज़ीनो आराइश हो रही है। किसको दिए जा रहे हैं आईफोन? इस हंगर स्ट्राइक का तो कोई सोचे। और ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को और किसको दिए पूछते हैं? पंजाब की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है उस्मा साहिबा। एक तो मैं आपसे कहूंगा गुस्सा सुनते जाइए कि सिर्फ 31 दिनों में कामरान भाई, 31 दिनों में जल्दी कह रहे हैं हुकूमत ने 1733 अरब रुपए का नया कर्जा लिया। खत्म कर दें जी बात इसको। जी आमिर भाई जल्दी, मेरे उस्मा साहब को जरा एक जुमला कह रहे हैं। आमिर भाई, आमिर साहब और क्या कहें वो, मैंने सिर्फ एक जुमला कहना है। रफीक तारड़ फौत हो चुके, अख्तर मैंगल जिंदा हैं। ठीक है। रफीक तारड़ सर्टिफाइड कॉपी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कोयटा से हुआ था वो लेने गए। पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। कोई तैयार आ गया सर, गड़े मुर्दे क्यों खड़े हैं? अभी तो अपना दिया था, ये बात दुरुस्त कर लें अपने। ठीक है। उस्मा बुखारी साहिबा, देखें दुश्मनी अपनी जगह पे। मैं आपसे कहूंगा कि आप इमरान खान साहब की जेल के मामलात को ठीक करें, हंगर स्ट्राइक में उनको ना जाने दें। पुट इट दिस वे। अच्छा, मैं कैसे रोकूं जी उनको? अब देखें ना, अब शायद भट्टी साहब ने नहीं रोका उनको, तो मैं कैसे रोकूं? अब आपने उनसे 3 दफ़ा ये सवाल पूछा, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि इमरान खान को हम रोक लेंगे या रोकना चाहिए। अब वो नहीं रोक रहे तो मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती ना वैसे हुकूमत है ना। और आप फिक्र ना करें, इमरान खान साहब जो है वो नहीं जाते हैं स्ट्राइक पे। ये वो है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, अब वो मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो बच्चों की तरह नहीं बिहेव करते जैसे बंदा, वो उन हरकतों पे उतरे हुए हैं। और वो भाई वो देसी घी में तले हुए खाने के आदी हैं। वो मतलब जो है वो मटन के अलावा उनके वो गुजरता नहीं है। और उनकी कितने खुश खुराक हैं ये उनकी पार्टी के लोग खुद बताते हैं। तो उसमें मतलब ऐसा खुश खुराक बंदा तो मतलब उसके लिए रोज़े रखना मुश्किल होता है। तो ये तो बहुत ही बात की बात है। तो आप परेशान ना हो, आपके कौम के अजीम लीडर जो हैं वो कौम के वसी तर मफाद में जो है वो नहीं जाएंगे हंगर स्ट्राइक पे। गंडापुर कह रहा है पूरी दुनिया हड़ताल कर देगी अगर इमरान ने हड़ताल की। मैं पहले बता रहा हूँ ये बात, उसने कह दिया गंडापुर साहब ने। अच्छा, गुंडापुर जो खुद कहता है उसको खुद समझ नहीं आती वो क्या कह रहा होता है। आप उसको हमें सीरियसली ले जा रहे हो। एयर टाइम बड़ा कीमती है आपका, आप उसको जाया मत करो। 2 बातों का जवाब मैंने देना। पहली तो बात है अगर एवन फील्ड का अगर एवन फील्ड का जवाब ना होता ना और नवाज शरीफ ने ना दिया होता तो 11 वॉल्यूम्स के बाद भी मॉनिटरिंग जज लगने के बाद भी आप तीनों को सुनना इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा लग रहा है। उस्मा बुखारी साहब का खास शुक्रिया। बिल्कुल 11th आवर पे उनको मैंने कहा और प्रोग्राम में वो तशरीफ लाई।
लेकिन एक रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा उज़्मा साहिबा, इमरान खान साहब को आप स्ट्राइक से, भूख हड़ताल से रोक लें। दुश्मन जैसा भी हो आपका दुश्मन है, ऑब्वियसली उसको आप बचाना भी आपका काम है, आप हुकूमत है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।